वहां हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। सीधे रुक करते कोलकाता का, जहां से मेरी सहयोगी आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। आशिका, ये जो वीडियो ट्वीट किया गया है बीजेपी की तरफ से रामनवमी जुलूस के दौरान जो हिंसा की तस्वीरें दिखाई गई हैं, आगजनी की तस्वीरें दिखाई गई हैं, क्या कोई आधिकारिक बयान आया है सामने तृणमूल कांग्रेस की तरफ से? देखिए, ना तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई बयान आया है, ना ही पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई पुष्टि इस पर हुई है अभी तक। ये क्या मामला है, अभी तक पुलिस ने इस पर जो है पूरी बात सामने नहीं रखी है। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये भाजपा का फिलहाल आरोप है कि रामनवमी का जुलूस था। न सिर्फ रेजी नगर में, मुर्शिदाबाद में, बल्कि एगरा में भी ऐसा ही आरोप भाजपा की तरफ से लगाया जा रहा है कि रामनवमी का ये शोभा यात्रा थी, उसके ऊपर पत्थरबाजी हुई है। आरोप बमबाजी की भी है फिलहाल पंकज। उसके अलावा 18 लोगों के घायल होने की भी खबर है, उस बारे में कुछ अपडेट, कोई जानकारी? देखिए, रेजी नगर की जो घटना है उसमें जो आरोप लग रहे हैं, ये बताया गया है कि 18 लोग उसमें घायल हुए, जिसमें एक महिला भी शामिल है जिसे गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस की तरफ से इस पर पुष्टि नहीं हुई है पंकज। बिल्कुल, और आशिका, कहीं ना कहीं चूंकि चुनाव का वक्त है तो ऐसे में बीजेपी इस मौके को भी खोना नहीं चाहेगी। अब इसको, ये मामला भी तूल पकड़ेगा। जाहिर है ये मामला तूल पकड़ेगा, और ममता बनर्जी जैसे कि पिछले कई दिनों से ये कह रही थी कि रामनवमी पर हिंसा हो सकती है, भाजपा पर आरोप लगा रही थी, तो उनकी बात कहीं ना कहीं सच होती नजर आई है। इसे लेकर के भाजपा भी उन्हें घेर रही है। चुनाव आयोग से उनके बयान को भड़काऊ भाषण की श्रेणी में डालने को भी कहा गया है। बिल्कुल, और इस बीच बड़ी खबर है कि रामनवमी की शोभा यात्रा में जो घायल हुए लोग, उनसे मिलने जब अधीर रंजन चौधरी मुर्शिदाबाद पहुंचे तो उनका वहां पर विरोध शुरू हो गया। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ गो बैक के नारे लगने लगे। लोग नारे लगाने लगे कि हिंदू क्यों मार खा रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी जवाब दो। ये नारे अधीर रंजन चौधरी के सामने ही लग गए, यानी जबरदस्त विरोध हुआ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का। जब मिलने के लिए पहुंचे घायलों से तो वहां गो बैक के नारे लगा दिए गए। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के सांप्रदायिक भाषणों के कारण ही पूरे बंगाल में राम भक्तों पर हमले हुए। अमित मालवीय ने यह भी आरोप लगाया कि मेदिनीपुर के एगरा में राम भक्तों को निशाना बनाया गया। अमित मालवीय ने लिखा, रामनवमी शोभा यात्रा पर हुए क्रूर हमले के विरोध में अब बीजेपी कार्यकर्ता एगरा थाने का घेराव भी करेंगे। और इस बीच बीजेपी ने बंगाल में हिंसा के पीछे ममता बनर्जी के भाषणों को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी के अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में रामनवमी शोभा यात्रा पर हुए हमलों के लिए ममता बनर्जी के भड़काऊ सांप्रदायिक भाषण जिम्मेदार है। सही समय में चुनाव आयोग ने बंगाल की मुख्यमंत्री के गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान दिया, जिससे हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड हिंसा हो रही है, ये कहा है अमित मालवीय ने। उधर बंगाल के बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी ममता सरकार पर हमला बोल दिया। शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस साल भी ममता पुलिस राम भक्तों की रक्षा करने में कामयाब नहीं रही। शांतिपूर्ण रामनवमी जुलूस, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी अनुमति थी, इजाजत थी, उस पर शक्तिपुर में उपद्रवियों ने हमला कर दिया। अजीब बात है कि इस बार भी ममता पुलिस भी इस भयानक हमले में उपद्रवियों के साथ शामिल हो गई और राम भक्तों पर आंसू गैस के गोले दागे, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि जुलूस अचानक समाप्त हो जाए। इतना ही नहीं, ममता पुलिस उपद्रवियों को दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट करने से भी रोक नहीं सकी है। ये शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट करके आरोप लगा दिया ममता बनर्जी पर, तृणमूल कांग्रेस पर। और तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता के तृणमूल भवन में लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी घोषणा पत्र स्पीच जारी कर दिया। इस मैनिफेस्टो में 10 शपथ की बात कही गई है। टीएमसी के इस घोषणा पत्र को दीदीर शपथ पत्र, यानी दीदी का शपथ पत्र का नाम दिया गया है। टीएमसी घोषणा पत्र में सीए को रद्द करने और एनआरसी को समाप्त करने का वादा किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में राशन समेत कल्याणकारी योजनाओं का वादा, प्रॉमिस भी किया गया है। बीपीएल परिवारों को, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के जो परिवार हैं, फैमिलीज हैं, उन्हें 10 मुफ्त रसोई सिलेंडर देने का भी वादा किया गया है। तो एक तरह से ये मैनिफेस्टो में बातें, जो चीजें दी जाएंगी, वो वादे किए गए हैं। और लोकसभा के लिए जारी टीएमसी के इस घोषणा पत्र पर बीजेपी ने निशाना साधा। एक तरफ जहां बीजेपी नेता दिलीप घोष ने चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के एक भी कैंडिडेट के न जीतने का दावा कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता तरुण चुग ने ममता बनर्जी को अल्पसंख्यक
विरोधी बतला दिया। सीए बातिल करेंगे। अबे आपके कोई पहुंचेगा पार्लियामेंट में तो भी तो होगा। जीएसटी बातिल हो गया, धारा 300 लागू कर दिया, बाबरी मस्जिद बना दिया, डिमोनेटाइजेशन को रोल बैक कर दिया, बाकी सीए को हटाएंगे। यही है ना प्रतिश्रुति। ये सब पागलपन की बात है, कोई विश्वास नहीं करता है। अब क्या बोलेंगे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। देश कानून के अनुसार चलता है और कानून बनाने का काम देश के सदन का है, टीएमसी का नहीं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में दिन प्रतिदिन मर रहे अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बुद्ध और जैन, उन पर हो रहे अत्याचार, उनकी चीख पुकार, उन पर हो रहे बलात्कार ममता जी को नहीं दिखते, ना सुनते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए जारी तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र पर ममता बनर्जी के सोशल मीडिया एक्स पर लिखा गया, बिना विजन के कोई मिशन नहीं हो सकता। हमें उस दृष्टिकोण को लोगों के साथ साझा करने पर गर्व है। व्यापक विचार विमर्श के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए हमारा घोषणा पत्र समाज के हर वर्ग की जरूरतों को पूरा करता है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से लेकर कृषि, उद्योग, रोजगार और महिला सशक्तिकरण तक हमारा घोषणा पत्र हर क्षेत्र को आगे ले जाने, हर समुदाय के उत्थान और समग्र विकास का रोड मैप तय करता है। मैं मां, माटी, मानुष की जरूरतों के लिए खुद को फिर से समर्पित करने की शपथ लेती हूं। मॉर्निंग प्राइम में आगे बढ़ते हैं। रामनवमी पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के निशाने पर रही। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पहले अमेठी का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्हें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता दिया गया, लेकिन अहंकार में चूर उन लोगों ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। आहुति दी है, हर समाज के व्यक्ति ने आहुति दी है। ऐसे क्षेत्र में एक ऐसा प्रतिनिधि हुआ करता था जो भारत के टुकड़े होने जैसे नारे का भी समर्थन कर चुका है। तो आज हम इस बात से अभिभूत हैं। नरेंद्र भाई ने मेरे हारने के बाद भी अमेठी में और इसी विधानसभा क्षेत्र में AK 203 की राइफल की फैक्ट्री लगवाई और आज भारत भूमि के संरक्षण के लिए सरहद का सिपाही AK 203 जो इस्तेमाल करता है वो ये अमेठी में बन गया। और एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने राम की पूजा करने पर कहा कि उन्होंने कभी पूजा नहीं की, वो सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं। डिंपल यादव ने भी रामनवमी पर बयान दिया। क्या बयान दिया वो आपको दिखाते हैं। हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी, और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम को दंड दे। तो पहले होते रही हो, मैंने कभी किसी की पूजा नहीं की। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान। मैं दिखावा नहीं करता, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। आज नवरात्र का 9वां दिन है, आज रामनवमी भी है और हम सभी ने, मुझे लगता है, पूजा करी है, आराधना करी है, वो कन्याएं खिलाई हैं। आज आप कैंपेनिंग भी कर रही हैं। कल नामांकन के बाद भी आपने कई एक जगह जो है नुक्कड़ सभाएं की, लोगों से संपर्क किया। इतना ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? इस बार कैसा मार्जिन रहने वाला है? ये तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन पिछली बार से निश्चित तौर पे जीत मुझे लगता है कि बढ़ के होगी, क्योंकि लोगों का साथ समर्थन मिल रहा है और लोग समझ रहे हैं कि मौजूदा सरकार किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से वो लोगों को जो कहती है वो नहीं दे पा रही है। जो व्यवस्थाएं बनानी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। युवा बेरोजगार है हमारे और बड़े ही निराश हैं और महिलाएं सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले एक बार फिर ईवीएम पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बीजेपी के अब की बार 400 पार वाले दावे पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी किस आधार पर 400 पार होने का दावा कर रही है। लगता है बीजेपी ने कुछ गड़बड़ कर रखी है। साथ ही प्रियंका गांधी ने ईवीएम से चुनाव कराने पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ईवीएम पर गड़बड़ी ना हो तो बीजेपी 180 से ज्यादा सीटें जीत नहीं सकती है। किस आधार पे कह रहे हैं कि ये 400 पार
होंगे यही जाने। वो कह रहे हैं 370। हाँ या 370 अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है? हम इतना कह सकते हैं 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। और पहले चरण के मतदान से पहले ईवीएम को लेकर जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीजेपी नेता तरुण चुग ने कांग्रेस पर पलटवार किया। कहा कि चुनाव में अपनी हार देखकर कांग्रेस अब परेशान है। चुनाव आयोग को, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कांग्रेस की हताशा है, निराशा है। जबकि इसी ईवीएम ने कर्नाटका में आपको जिताया, आज पंजाब में विपक्ष की सरकार है, दिल्ली में विपक्ष की सरकार है, तमिलनाडु में विपक्ष की सरकार है, केरल में विपक्ष की सरकार है। ये सभी सरकारें इसी ईवीएम की बदौलत बनी है। पर प्रियंका गांधी जी, अगर हार हो रही है, करारी हार हो रही है, तो मान लीजिए आंगन टेढ़ा कहने से कोई मानेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस को नाच नहीं आता है। हमारी 2 हफ्ते पहले तक इंटरनल रिपोर्ट्स पता जो चल रही थी संघ और बीजेपी के आकलन से 180 पर बीजेपी थी। बीजेपी निरंतर गिरती जा रही है, 150 पार होने के लाले पड़े हुए हैं। बीजेपी भले सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहे, निष्पक्ष चुनाव का मतलब होता है मीडिया में, संसाधनों में, संस्थाओं का निष्पक्ष होना। एक इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष संस्था है, जितनी बार वो हमें गलत के लिए अगर हड़काए तो उतनी बार बीजेपी को हड़काए। मोदी जी का मीडिया जितना उनको दिखाए, थोड़े विपक्ष के नेताओं को भी दिखा दे, हमारी भी बात को पहुंचाए। निष्पक्षता इसको कहते हैं, और ये बिल्कुल सच है कि निष्पक्ष चुनाव अगर हो जाए तो लाले पड़े हैं 150 क्रॉस होने के बीजेपी के। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार का दावा किया। उन्होंने कहा कि मुझे 100% यकीन है कि इस बार बीजेपी 300 सीट के आसपास भी नहीं जीत सकेगी। 100% sure that the BJP is not coming anywhere near 300. The majority they've got now, they're going to lose their majority, that's pretty sure. और वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। रेवंत रेड्डी ने आगे यह भी कहा कि दुनिया भर में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, सिर्फ भारत ही है जहां ईवीएम से अब भरोसा उठ गया है। देश का प्राइम मिनिस्टर होने वाले प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी। अभी एलाबरेट बोलने का कुछ नहीं है। अभी 10 साल वाराणसी से प्राइम मिनिस्टर था।